Hi everyone, this is your host and welcome back to us Mishra. In this video, we are going to complete the first chapter of class ninth Science NCERT book. That the chapter name is Matter in Our Surroundings. In previous video, we have discussed these questions and the parts of matter. Now, in this video, we are going to start the third part of this chapter, means the third part in video of this chapter, is in that is the changing matter state. So let's get started. 1.4, can matter change its state? So let's explain it. सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पहले बताया था, पहले हम समझे थे कि मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं। मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस में वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, चाहे वो सॉलिड में आइस के तौर पे हो या लिक्विड में वाटर के तौर पे या गैस में वेपर के तौर पे। यानी कि वो एक ही चीज़ वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो क्या ऐसे इसके मानने हैं तो हम क्या मैटर के स्टेट चेंज कर सकता है? तो जी हाँ, यस, मैटर कैन चेंज स्टेट। मैटर कैन चेंज स्टेट्स। मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हाँ, यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू सम रीज़न। हाँ, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है कुछ रीजंस के नाते। ठीक है, कुछ रीजंस क्या है, कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने के कारण मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। और इसको जानने के लिए ये एक्टिविटी आपके स्क्रीन पे दी हुई है, इसको आप परफॉर्म कर लीजिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे टेम्परेचर के कारण मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। सो लेट्स मूव टू द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी। सो दिस इज द एक्टिविटी नाउ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, उस एक्टिविटी में हमने ऐसे क्या किया था, हम आपको छोटा सा उस एक्टिविटी का थोड़ा सा समरी टाइप का बताते हैं। उस एक्टिविटी में हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में एक आइस का रखा। आइस को हमने कुछ देर जब हीट किया तो वो लिक्विड में हो या फिर लिक्विड से वो गैस में हो गया। सो कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टैंड वाइब्रेटिंग एंड with greater speed. The energy applied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. जैसे कि ये बता रहा है कि जब हम सॉलिड को हीट करने लगेंगे तो वो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण वो वाइब्रेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाएगा, वो वाइब्रेशन हो जाएगा, वाइब्रेशन होने के कारण उनका स्टेट चेंज हो जाएगा। और फिर एक और नई आती है, इसी से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जब जिस टेम्परेचर पे कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 270 डिग्री केल्विन। ठीक है, और 273 डिग्री केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट आएगा कि 270 डिग्री केल्विन है या 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जानते हैं कि जब हम सॉलिड को हीट करना चालू करते हैं तो जब वो लिक्विड में मेल्ट होना चालू होता है तब टेम्परेचर तब भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब वो एकदम मेल्ट हो जाता है तब भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों होता है कि स्टार्ट होने से अंत होने तक टेम्परेचर एक ही होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको ब्रेक करने के लिए वो हीट वहाँ पे उनके बीच की जो दूरी है, ये जो एकदम पास सटे हुए हैं, ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स को दूर करने के लिए
वो हीट चली जाती है और उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। और जितना अमाउंट हीट हमें लगता है 1 kg को कन्वर्ट 1 kg के आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं 1 kg डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड is called 1 kg diffusion of. So the amount of heat which we use to melt 1 kg of ice is called latent heat of diffusion, ठीक है। अब latent heat of diffusion जो टॉपिक है उसका डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस इज कॉल्ड latent heat of diffusion। ये आपके यहाँ पे बुक में भी होगा। और जो latent का मतलब होता है, latent heat का मतलब होता है, उसका मतलब होता है हिडन, ठीक है, हो गया। अब फिर अगर हमें फिर हम जब उस वाटर को हीट करने और चालू करेंगे तो बॉयल होने लगेगा। बॉयल होते हुए एक ऐसा कंडीशन अगर जब पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर बॉइलिंग पॉइंट एक टॉपिक उठता है, वो क्या होता है, तो वो होता है जो कि जब द पॉइंट विच liquid converts into vapor is called boiling point. The boiling point is a bulk phenomena. Particles from the bulk, जैसे कि ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमिना है और बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट कुछ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लेकिन वाटर क्या होता है तो हम आपको बता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 373 डिग्री केल्विन, और इसे हम ये भी कह सकते हैं 273 + 100 केल्विन, बिकॉज सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। सो फाइनली हमने इतना स्टडी किया तो इससे हमें ये तो मालूम चल गया कि वाटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन क्या हमें मालूम चल गया, ठीक है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि जो वाटर होता है वो जो मैटर होता है, ठीक है, जो मैटर होता है वो अपना स्टेट डायरेक्टली चेंज कर सकता है। मतलब वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बिना लिक्विड में चेंज हो, गैस डायरेक्टली सॉलिड में। ऐसा इस एक्टिविटी में आपको ये प्रूव हो जाएगा कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में और लिक्विड और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ हीट इन स्लोली एड ऑब्जर्व, ये सब एक्टिविटी में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid is called sublimation, and a direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition, ठीक है। सो ये डेफिनेशंस आपके लिए हैं, मतलब सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ये 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स हो गए, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब्लिमेशन और डिपोजिशन ये डेफिनेशन हो गई। The change of state of solid directly into gas without changing into liquid, and the change of solid and the gas change into directly solid। अब एक और होता है प्रेशर के नाते, जब हम अगर हाई प्रेशर लगाएंगे तो, ठीक है। अब ये एक्टिविटी जो है इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो भी तब भी वो चेंज होगा। क्या हमने अब अच्छा कभी आप लोगों ने वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, ठीक है। वो बिना लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी कारण सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों हमारे मैटर के स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, सो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, तो पहला वाला होगा अगर सेल्सियस में निकालेंगे तो वो होगा 17 सेल्सियस, ठीक है, 27 सेल्सियस। दूसरा होगा 300 सेल्सियस, ठीक है। और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ये सब हमको पहले बता दिया था, आप इसको फॉर्मूला भी बता देते हैं कि 273 + 100 = 10 सेल्सियस, ओके।
273 is a 0 degree Celsius, and if you want to add more Celsius scale, then we have to just add the given temperature. With given temperature, just we have to add 273. Okay. So the next topic and the last topic of this chapter is adiabatic sprint, that is evaporation. Evaporation आपने बचपन में पढ़ा होगा कि the process by which the liquid changes into vapor is called evaporation. evaporation को हमने पहले ही पढ़े होंगे, तो उसको बार बार कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तब भी हम पढ़ लेते हैं. डू यू ऑलवेज नीड टू हीट एनर्जी प्रेशर, ये सब हमको मालूम ही है. चलिए, अब हायर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सरफेस हैविंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर. ये आपको देखिए वही बता रहा है कि लिक्विड इनटू वेपर्स और एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ये इसमें डेफिनेशन दिया है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो एक एक्टिविटी के द्वारा हमें समझाया गया है, तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा. इसका थोड़ा ज़्यादा समझना है, और हमने तो डायरेक्टली पढ़ ही लिया है. ठीक है. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद. तो अब ये बता रहा है कि हमने पहले भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए, या टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए, या ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर जाए, या ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर जाए, या विंड स्पीड इंक्रीज़ कर जाए, तो इवेपोरेशन तेज़ी से होने लगता है. जैसे कि अगर हम लैंड एरिया सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्लॉथ जल्दी ड्राई होने लगेंगे. टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी क्लॉथ जल्दी इवेपोरेट होने लगेंगे. विंडी जैसे हम जानते ही हैं कि अगर होगा तो हवा कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी तब भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे. ये कुछ पॉइंट्स हुए हैं. ठीक है. हाउ डज, ये लास्ट पॉइंट हमारा है 1.5.2. हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. कैसे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है. तो हम जैसे कि जानते हैं कि अगर किसी भी ओपन वेसल में हम लिक्विड करेंगे तो लिक्विड इवेपोरेट होता ही रहेगा. जैसे कि ये वेसल है, ठीक है, इसमें पानी भरा. क्या भरा है इसमें? लिक्विड भरा है. ठीक. ऊपर सन है, तो इस सन से इवेपोरेशन हो रहा होगा. ये पानी जो है ये ऊपर ऐसे जा रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा. अगर हम किसी भी खुले जगह में हम रखेंगे अगर पानी को, तो वो इवेपोरेट होगा. सो इस इवेपोरेशन के कारण जो आसपास विंड है वो कूल करने लगेगा. विंड मौसम को, सराउंडिंग को, हमारा जो सराउंडिंग है, जो हमारा विंड है वो कूल हो जाएगा, कूल विंड हो जाएगा. ठीक है. तो विंड जब कूल हो जाएगा, इसी का टेम्परेचर, हमारा सराउंडिंग भी कूल हो जाएगा. तो अगर ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो हमारा सराउंडिंग भी ठंडा ठंडा कूल रहेगा. पहला इस गर्मी में ठंडा ठंडा कूल अगर इवेपोरेशन इतना हो जाए जल्दी से, तो ठंडा ठंडा कूल यहाँ तक मौसम हो जाए. ठीक है. सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को पहली बार विजिट की तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे. सो प्लीज़ please stay home, stay safe, and bye bye.